नाजरीन, अक्टूबर 14 वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे के तौर पे मनाया जाता है। पाकिस्तान ने भी ये दिन मनाया। उस दिन हमारे मिनट मिरर न्यूज़पेपर ने इस पे 6 पेजेस का स्पेशल सप्लीमेंट शाये किया। उसमें एक मजमून जिसने मेरी तवज्जो हासिल की वो डॉक्टर फरीद मलिक साहब ने लिखा था, और उसमें उन्होंने जो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन हैं उनकी हिस्ट्री बयान की, और उनका जो डिक्लाइन है या उनकी मौजूदा जो सूरत हाल है, और दूसरे ममालिक में जो जिस तरह ये स्टैंडर्ड के ऊपर फोकस किया जाता है। स्टैंडर्ड का ताल्लुक बेसिकली साथ क्वालिटी के साथ होता है, रिसर्च के साथ होता है, एंड प्रोडक्ट के साथ होता है। तो इन सारी बातों पे आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीद मलिक साहब, जो पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के फार्मर चेयरमैन हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। सर, पाकिस्तान में जो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है इनकी कोई हिस्ट्री क्या है और इनका मौजूदा मकाम क्या है? देखिए जी, वी स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल आज़ादी के बाद, और इसका क्रेडिट जो है मेरे ख्याल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को जाता है कि ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान बनाया बट पाकिस्तान चलाने वाले भी उन्होंने मुहैया किए। तो वी स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल। ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन 1951 में बना, और ये भी लोगों को बड़ी, मैं बार बार मैंने कई दफ़ा इस पर लिखा भी है कि जो सारा फ्रेमवर्क था मुल्क की तरक्की का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का और डेवलपमेंट का, वो 58 से पहले बन चुका था। बल्कि जो 58 का जो वो मार्शल लॉ लगा उसने हमारा प्रोग्रेस डिरेल कर दिया। अगर वो मार्शल लॉ ना लगता 58 का, तो हम वी वर द फर्स्ट कंट्री पॉइज्ड टू बी द एशियन टाइगर, क्योंकि हर चीज़ इन प्लेस थी, पूरे फ्रेमवर्क जिसमें पाकिस्तान स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, PCSIR, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि पाकिस्तान का जो आगाज़ है वो बिल्कुल एक मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और तरक्की करती हुई स्टेट की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर दरमियान में क्या हुआ कि ये तरक्की की राह जरा इधर उधर या थोड़ा अब ये तो ये तो पॉलिटिकल, वो मेरा ख्याल है आज़ादी को डिरेल किया गया। हमारा जो पोटेंशियल था, वी वर द फर्स्ट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। ईरान दूसरी थी, तो वो उन्होंने ये दोनों इमर्जिंग रिपब्लिक्स थी। यहाँ हमारे यहाँ लियाकत अली खान थे वज़ीर आज़म पहले, वहाँ डॉक्टर मुसद्दिक इलेक्ट हो गए थे, उन्होंने शाह ईरान की छुट्टी कराई, और दोनों ये मुल्क जो हैं ये तरक्की पजीर थे एज मॉडर्न डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज। सही, तो ये दोनों को मेरे ख्याल में फेल करने के लिए ये कोई बैन अक़वामी साजिश थी, जिसके तहत यहाँ लियाकत अली खान साहब का असैसिनेशन हुई, और फिर मुसद्दिक साहब को भी वहाँ हटा के उनको कैद में रखा गया, और शाह ईरान को वापस लाया गया, और हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर था वो ख़त्म किया गया, आइन ख़त्म किया गया। देखिए ना, और एक सो कॉल्ड कि जी वो बड़ा गोल्डन एरा था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, उसका गोल्डन इंडस्ट्रियलाइजेशन का था फॉर अ फ्यू पीपल, चंद लोगों के लिए, एक अशराफिया के लिए, और जो नेशनल डेवलपमेंट का जो पूरा फ्रेमवर्क था उसको हाईजैक किया गया, जिसमें पाकिस्तान स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन भी थी, और वो तकरीबन इनफेक्टिव रही। फिर ये कोई लेट 90s में 1996-97 में ये रियलाइजेशन हुई कि जी ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन जो है ये अपना रोल प्ले नहीं कर रही जो इसको करना चाहिए, क्योंकि कोई प्रोडक्ट मार्केट में बगैर स्टैंडर्ड के नहीं आना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब ये कि जब आपको बाजार से कोई चीज़ खरीदें तो उसकी कोई ना कोई स्टैंडर्ड की कंफॉर्मेंस होनी चाहिए। ये नहीं है कि जो आप बाजार से प्लग लेके आए वो फिट ना हो शू में, है ना, इसका मतलब वो स्टैंडर्ड नहीं है। और हमारे यहाँ बेशुमार नॉन स्टैंडर्ड चीज़ें मार्केट में मिलती है, कोई स्टैंडर्ड पे नहीं, अभी आज तक ये हो रहा है। तो सारी दुनिया में, इंडस्ट्रियलाइज दुनिया में, कोई चीज़ बगैर स्टैंडर्ड के बाजार में नहीं बिक सकती, मार्केट में नहीं बिक सकती। ये इंटरनेशनल कानून है। फिर मुस्लिम मुल्कों ने अपने स्टैंडर्ड्स बनाए, इस तरह ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स हैं, डेन स्टैंडर्ड्स हैं जर्मनी के, ASTM है अमेरिका के स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा, कुछ ऐसे ममालिक हैं जो अपने स्टैंडर्ड्स अगर डेवलप नहीं कर पाते तो वो किसी और का स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर लेते हैं। इस तरह कई मुल्कों ने ब्रिटिश स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर लिए, कई मुल्कों ने डेन के स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर लिए। हमने ना अडॉप्ट किए ना अपने स्टैंडर्ड बनाए, और PSI जो थी पाकिस्तान स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, इसके वो रिसोर्सेज नहीं थे, इसके पास लेबॉर्ट्रीज नहीं थी, फैसिलिटीज़ नहीं थी कि ये हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज कर सके और इसको मार्केट में पहुंचने से पहले इसको चेक कर सके, रिसर्च कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, आप खुद एक दफ़ा PSCQA के DG बनने जा रहे थे, तो लेकिन आपने वो जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था। नहीं जी, मेरा मतलब देखें ना, मैं
कोई वो फाइटर तो नहीं हूँ, मतलब मैं कोई पिस्तौलें और बंदूकें लेके तो मैं काम नहीं कर सकता था। वो जो 2000 ये 2 की बात है, उस वक्त कराची के हालात बहुत ख़राब थे और उस साल एक साल में हकीम सईद अपनी जान से हाथ धो बैठे, उन्हें मर्डर किया गया। फिर वो शौकत मिर्ज़ा साहब थे PSO के हेड, उनको किया गया। और फिर शायद हामिद साहब थे जो कराची इलेक्ट्रिक से, उनको मर्डर किया गया। तो कराची जो है वहाँ चेंज लाना, काम करना, इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथनिंग करना वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, और मुझे इस बात का इदराक था। तो मैंने कोशिश ये की कि जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं वो बाय आफ्टर 73 कॉन्स्टिट्यूशन दे शुड हैव मूव टू इस्लामाबाद। तो मैंने रिक्वेस्ट की सेक्रेटरी साहब से कि मैं ओहदा ये ले लेता हूँ, और इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार था, क्वालिफाइड था, और आई कुड हैव रियली टर्न्ड इट अराउंड। मगर मैं कराची में मुझे बहुत हैंडीकैप था, मैं ये काम नहीं कर सकता। फिर ये तब्दीली कब मुमकिन हुई? ये उसको 20 साल लगे। ये 2022 में अब फाइनली पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी जो है ये अब मूव कर गई इस्लामाबाद। मगर मैं समझता हूँ अभी भी इसके पास वो रिसोर्सेज और फैसिलिटीज नहीं है जो होनी चाहिए। इसके लिए जिस किस्म की लेबॉर्ट्रीज इन्हें चाहिए, जिस किस्म की वाइड स्प्रेड इनको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, वो अभी भी इनके पास नहीं है। और मैं समझता हूँ वो मलेशिया का जो मॉडल जो मैंने अपने पेपर में भी डिस्कस किया है, वहाँ उन्होंने एक अदारा बनाया सिरम के नाम से, स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मलेशिया। उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि हर प्रोडक्ट जो मलेशियन मार्केट में आता है उसको वो पहले टेस्ट करते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, उसका स्टैंडर्ड इशू करते हैं। और वो उन्होंने अपनी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन और अपनी जो उनकी नेशनल लेबॉर्ट्रीज थी उसको मर्ज करके इस सिरम को बनाया। मैंने भी ये प्रपोज किया था कि हम भी PCSIR और PSQCA को मर्ज करके एक अदारा बनाए सिरप के नाम से, स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि जिस किस्म की लेबॉर्ट्री सपोर्ट चाहिए स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, ये PCSIR के पास वो लेबॉर्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल लिंकेजेस नहीं है, इनके पास इंडस्ट्रियल लिंकेजेस हैं, लेबॉर्ट्रीज नहीं है। तो अगर इनको कंबाइन कर देंगे तो ये एक फ्रेमवर्क डेवलप हो जाएगा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारा अनफॉर्चुनेटली फ्रेमवर्क्स नहीं हम डेवलप कर पाते। हम कमर्शियलाइजेशन और जो मैन्युफैक्चरिंग और जो प्रोडक्शन एंड है वो कवर नहीं करते। हम रिसर्च कर दी, पेपर लिख दिए, सेमिनार कर दिए, इससे आगे हम नहीं जाते। जब यहाँ आगे जाने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी होती है। एक तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो बन गई है, उन्होंने कंबाइन कर दिया है, वो एक यूनिफाई हो गई है, और दूसरा स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ये 2 चीजें जो है ये कमर्शलाइजेशन और एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और हमारे यहाँ ये अभी तक अपना रोल प्ले करने में तकरीबन इनएफेक्टिव रही हैं। अच्छा, मलेशिया की मिसाल देखते हुए आपने पाकिस्तान के लिए एक ऐसे इदारे की वो की है सिरप, स्टैंडर्ड एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान जी। तो ये क्या है? ये इसमें ये होगा कि जो जितनी लेबॉर्ट्रीज हैं PCSIR की और PCSQCA का जो फ्रेमवर्क है, इन दोनों को मिला के एक अदारा बन जाएगा। तो पाकिस्तान में एक लेबॉर्ट्रीज का एक जाल होगा फैला हुआ, और जिसमें जो प्रोडक्ट पाकिस्तान मार्केट में आएगा उसको ये टेस्ट करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे और उसका स्टैंडर्ड इशू करेंगे। उससे ये कि पब्लिक को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट मिलेगा, वो किसी लेवल का होगा। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यह कि एक मिनिमम लेवल हो, उसके अलावा कोई चीज मार्केट में ना आए। तो वो तभी हो सकता है कि अगर आपके पास लेबॉर्ट्री फैसिलिटीज भी हो और आपके पास फ्रेमवर्क उसको स्टैंडर्डाइज करने का। और ये हो सकता है अगर हम इन दोनों को मिला लें, PCSIR को जिस तरह मलेशिया में हुआ और स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन को जो PSQCA है, तो हम ये कर सकते हैं। हमें ये सीरियसली लेना चाहिए कि हमारे जो स्टैंडर्डाइजेशन का मामला है, ये जो बैकलॉग है इसको हमने खत्म करना है। हमारे हर जगह बैकलॉग है, अदालतों में भी बैकलॉग है, स्टैंडर्ड में भी बैकलॉग है। चले अदालतों का बैकलॉग तो वो आइन मतलब कानून की डिले है, यहाँ तो फिर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डिले है। अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे और प्रोडक्ट खुद नहीं बनाएंगे, मार्केट में स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, ना आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके आएंगे और जो लोगों के लिए भी तकलीफ दे होगा। डॉक्टर साहब, आपने इंडस्ट्री के साथ क्लोजली काम किया, बीइंग एज अ साइंस फाउंडेशन चेयरमैन, एकेडेमिया के साथ भी था, और आप कहते थे कि जी आपकी जो रिसर्च है वो इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन में होनी चाहिए ताकि एंड जो कंज्यूमर है कोई होना चाहिए इसका प्रोडक्ट निकले। अच्छा, जब हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं तो हमारी जो इंडस्ट्री है
इन द लॉन्ग रन इंडस्ट्री को तो फायदा ही होना है। बिल्कुल, वो कंपैरेटिव हो जाएगी, हाँ। वो इंटरनेशनल लेवल पे आ जाएगी। लेकिन वो शायद इसको एक और कोई ब्यूरोक्रेटिक हर्डल समझते हैं या रेड टेप समझते हैं कि अगर उनको इस स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर काम करना पड़ जाए, इसको इजी कैसे बनाया जा सकता है? देखिए जी, ये अब ये तो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। वो तो हमारी हर अदारा उस तरह का है कि हम फैसिलिटेशन नहीं है, ये परसेप्शन की हाँ नहीं, परसेप्शन रियलिटी भी है, सिर्फ परसेप्शन नहीं है। मेरा मतलब हमारी जो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो फैसिलिटेट नहीं करता, जो आपने बात की वो रुकावटें क्रिएट कर। एग्जैक्टली वो एक इंडस्ट्री को यानी कि वहां से कुछ पैसे या कुछ इस तरह का जी तंग करने का एक जरिया बन जाए। मगर देखिए ना, उसका इंडस्ट्री में उसका मैं आपको डाउन साइड आपको बताऊं, पाकिस्तान में जो क्वालिटी की मूवमेंट शुरू हुई, ये मैं 93-94 की बात है। तो ये एक इंजीनियर थे कामरान मूसा साहब, वो यहाँ कोट लखपत में एक फैक्ट्री में काम करते थे, जो ये पंप्स वगैरह और फौजी वो मशीन्स वगैरह कुछ बनाते थे। तो वो बना के जर्मनी में एग्जीबिशन में लेके गए वो चीज़ें बना के। तो वहाँ जब लोग आए, उन्होंने पूछा जी आपने बड़ी अच्छी मशीनरी बनाई हुई है, आपने ये किस स्टैंडर्ड पे बनाई है आपने? अब वो इधर उधर देखें, उनका आपको स्टैंडर्ड हम आपसे पूछ रहे हैं, इनके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं था उसको डिफेंड करने के लिए। उनका जी आप उठाएं अपना सामान और आप ले जाएं, यू कांट डिस्प्ले इंटरनेशनली हाँ अ प्रोडक्ट विच हैज नॉट बीन बिल्ट टू अ स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। या तो कहें जी हमने जर्मन स्टैंडर्ड पे बनाया है या अमेरिकन स्टैंडर्ड पे बनाया है, तो उसके मुताबिक हमें बताएं कि उस स्टैंडर्ड पे है या नहीं। तो वहां से ये एक क्वालिटी मूवमेंट, कामरान मूसा जब वापस आए तो उनको ये एहसास हुआ कि यार ये तो स्टैंडर्डाइजेशन के बगैर तो मामला चल ही नहीं सकता। तो उन्होंने फिर ये पाकिस्तान में क्वालिटी मूवमेंट शुरू की। सी ये 93-94 की बात है। उसी वक्त में मैं भी अमेरिका से आया हुआ था और मेरे लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था क्वालिटी मैनेजमेंट का, स्टैंडर्डाइजेशन का, ये सारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। तो वो फिर उनके साथ मैंने टीम अप किया, तो हमने ये फिर क्वालिटी मूवमेंट यहाँ शुरू की और फिर वो करते 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 फिर ISO 9000 सर्टिफिकेशन भी हुई, यहाँ बेशुमार चीज़ें हुई। मगर जो गवर्नमेंट की मशीनरी थी वो स्लगिश ही रही, जिस तरह मैंने बताया कि वो स्लगिश रही। फिर 96 में उन्होंने PCSQCA का एक्ट पास किया, फिर 2002 में उन्होंने DG PCSQCA की मुझे ऑफर भी की। तो ये गवर्नमेंट हैज़ बीन वेरी स्लो। सी जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अगर आपने कंपीट करना है तो आपको इन अदारों को आपको चलाना पड़ेगा और एफिशिएंटली चलाना पड़ेगा और इनको डिलीवर करना पड़ेगा, वरना ये हम डिलीवर नहीं कर सकेंगे, इंटरनेशनल कंपीट नहीं कर सकेंगे। दे वर थ्रोन आउट ऑफ द एग्जीबिशन बिकॉज स्टैंडर्ड नहीं थे। देखिए ना, बगैर स्टैंडर्ड के आप दुनिया में कोई चीज नहीं बेच सकते। सिर्फ एक पाकिस्तानी मार्केट है कि यहाँ दुनिया की हर चीज बिक जाती है आगे, बगैर किसी स्टैंडर्ड के, क्योंकि हमारे वी लैग बिहाइंड। स्टैंडर्ड वाले जो वो उनके पास अगर 100 चीजें पड़ी हुई तो वो 10 रिलीज करते हैं। देखो 90 चीजें बगैर स्टैंडर्ड की आ जाती है मार्केट में। तो दिस शुड स्टॉप। हमें अपने आप को एक 5 साल का पीरियड या 10 साल का पीरियड ऐसा देना चाहिए कि जी उसमें अब जितने हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आए, ये जो कंज्यूमर है, जो एंड यूजर है, उसकी प्रोटेक्शन है कि मैं जब एक कोई चीज मार्केट से खरीद के लाऊं तो वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, उसको किसी स्टैंडर्ड को उसको अचीव करना चाहिए। ये नहीं मैं घर लाके प्लग करूं तो प्लग ही ना हो, चले ही ना। और ये बहुत होता है हमारे यहाँ, आप चीजें ले आते हैं, हाँ वो बिल्कुल वो चलती नहीं है, बिल्कुल बेकार होती है, फिर वो कहते हैं वो जी खराब हो जाती है, जो है ये हो जाता है, फिर लोग कहानियां स्टोरी, बिकॉज कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो स्टैंडर्ड एक मिनिमम लेवल है जिसके बगैर कोई भी चीज मार्केट में नहीं आनी चाहिए। दिस हैज टू बी रियलाइज्ड एंड डन। मलेशिया ने ये किया, वो तरक्की कर गए। सही, चाइना ने ये किया, वो तरक्की कर गए। यानी कि हम अगर एक टर्म इस्तेमाल करते हैं एशियन टाइगर, तो उसका बनने का एक तरीका ये भी है, उसका बल्कि एक लाजमी कंपोनेंट है कि हमें स्टैंडर्डाइजेशन पे फोकस करना होगा। उसके बगैर नहीं हो सकता जी। यानी आप रिसर्च जरूर करें। हमारे यहाँ रिसर्च का स्टैंडर्ड मलेशिया से बहुत हायर है और हमारे रिसर्चर भी बहुत हाई रिसर्च लेवल है रिसर्च करने का। मगर क्योंकि हमारा फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन और एंड प्रोडक्ट पे नहीं होता, तो हम पेपर लिख दिए, रिपोर्ट लिखी। जब भी हमने पाकिस्तान में प्रोडक्ट ड्रिवन रिसर्च की है, हम कामयाब हुए। एटम बॉम्ब बनाया, प्रोडक्ट हमने पता है बॉम्ब बनाना है। फिर हमने कहा जी टैंक बनाना है, अल-खालिद टैंक बना दिया। फिर हमने कहा जी जहाज बनाना है, जेफ थंडर, देखो ना वो हमने बना दिया। तो इशू ये है कि जब भी आप प्रोडक्ट ड्रिवन रिसर्च करते हैं आप कामयाब होते हैं, वरना आप रोबोटें लिख दी, पेपर लिख दिए, वो कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते। तो मलेशिया जो है वो उनका फोकस
मार्केट फोर्सेस पे होता है, मार्केट इंटरेस्ट में होता है, प्रोडक्शन पे होता है, पैसे कमाने पे होता है, पैसे गंवाने पे नहीं होता, कमाने पे होता है। सी हमारे उल्टा जो है, हमारी R&D जो है वो कंज्यूम करती है, प्रोड्यूस नहीं करती। सी बिकॉज फ्रेमवर्क नहीं है, कसूर उनका भी नहीं है, बिकॉज फ्रेमवर्क एग्जिस्टिंग। जैसे आपने कहा कि जो रुकावट ही ना हो जाए कि आप वो रुकी जाए का, जो आपका जो व्हील है वही रुक जाए इंडस्ट्री का। वी डोंट वांट टू डू दैट। मगर ये एट द सेम टाइम अनलेस यू स्टैंडर्डाइज स्टफ, और जब तक स्टैंडर्ड नहीं होंगे तो आप मार्केट में कंपीट नहीं कर सकते, इंटरनेशनल मार्केट में आप नहीं जा सकते। मैंने अभी आपको फैक्ट्री एग्जांपल दिया कामरान मूसा साहब का, जो उनको हुआ कि जर्मनी से दे वर थ्रोन आउट ऑफ द एग्जीबिशन बिकॉज उनके कोई स्टैंडर्ड्स पे उन्होंने चीजें नहीं बनाई हुई। तो ये बहुत जरूरी है, स्टैंडर्ड्स के बगैर फ्रेमवर्क हमने डेवलप करना जरूरी है। स्टैंडर्ड्स कब हो गया है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये भी बन गई है अब, ये 2002 में बनी थी। उसमें भी मैंने काफी उनको हेल्प किया। मैं इस्लामाबाद में था उस वक्त, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। ये स्प्रेड आउट थी, जो कॉपीराइट से एजुकेशन करते थे, जो ट्रेडमार्क थी वो कॉमर्स वाले करते थे, और जो पैटेंट्स हैं वो इंडस्ट्रीज वाले करते थे। तो ये हैप हैजर था। फिर उन्होंने ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान बनी, अब यूनिफाइड है, अब वन विंडो है। अब एक ही दफ्तर में जाते हैं, वो आपका वो कॉपीराइट भी कवर करते हैं, वो ट्रेडमार्क भी कवर करते हैं, और आपके पैटेंट भी कवर करते हैं। तो वो हो गया है, अब वो भी इन प्लेस है। दूसरा, अगर हम ये स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करें और सिर्फ जैसा दायरा बना लें ताकि कोई भी प्रोडक्ट बगैर स्टैंडर्ड के हमारी उसमें मार्केट में ना पहुंचे। तो आपने ये किसी ऑफिशियल लेवल पे या पॉलिसी मेकर्स लेवल पे ये फ्लोट की है? हर लेवल पे किया है जी। मैं जाके खुद वॉलंटियर की है, प्रेजेंटेशंस दी हैं, मिनिस्ट्रीज में मैं गया हूं। सी मगर अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि ये एग्जेक्टिव अथॉरिटी के बगैर काम नहीं होता पाकिस्तान में, और एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है वो एक्सरसाइज करती है ब्यूरोक्रेसी। सी सो एट द एंड ऑफ द डे अनलेस एग्जेक्टिव अथॉरिटी में लोग आए, टेक्नोक्रेट जिन्हें मैं कहता हूं, जो पीपल विद टेक्निकल बैकग्राउंड एंड मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, जब तक वो नहीं आएंगे इन लीडरशिप पोजीशन एट द हेल्प। जिस तरह मैं जब चेयरमैन था साइंस फाउंडेशन का, तो आई वाज अ टेक्नोक्रेट, मुझे मैनेजमेंट का भी एक्सपीरियंस था और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का भी एक्सपीरियंस था। सो आई कुड देन डिलीवर। तो ये डिलीवरी के लिए बड़ा जरूरी है, और मैंने कई फोरम्स पे ये कहा है। इवन जो सेनेट की कमेटी थी उसके अंदर मैंने ये कहा था कि ये कम से कम जो 5 टेक्निकल मिनिस्ट्रीज हैं, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अपना कम्युनिकेशन एंड वर्क्स है, आईटी है, जो इस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, उनके जो फेडरल सेक्रेटरीज हैं वो टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए, टेक्निकल नॉलेज वाले लोग होने चाहिए, जो टेक्नोलॉजी को समझे, तो उसको अंडरस्टैंड करें। सी मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं जब साइंस फाउंडेशन में था तो हम रिपोर्ट करते थे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। तो वो सेक्रेटरी साहब मुझे हमेशा कहते थे, डॉक्टर साहब आप इंडस्ट्री की बात करते हैं हमेशा, इंडस्ट्री की बात करते हैं हमेशा, आप रिसर्च की बात नहीं करते। मैंने जी रिसर्च की करना तो यूनिवर्सिटी का काम है, HEC का काम है। तो मैंने पूछा, मैंने मिनिस्ट्री जो है इसका नाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों रखा है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस रख देते, अगर सिर्फ रिपोर्टें लिखनी थी, पेपर लिख देते, शुड बी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। सी व्हाई इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? इसका उनके पास जवाब नहीं था। टेक्नोलॉजी का मतलब ये है एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड रीच द इंडस्ट्री। देखो ये टेक्नोलॉजी का मकसद है कि हम अपने प्रोडक्ट्स बनाएं। इंडिया में बहुत बेशुमार डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिया में बनते हैं, हम हर चीज इंपोर्ट करते हैं, छोटी छोटी चीजें नहीं बना सकते क्योंकि कभी फोकस ही नहीं किया। रिपोर्ट लिख दी, पेपर लिख दिया, ना कोई स्टैंडर्डाइज हुआ ना कुछ हुआ। देखो ना, छोटी मोटी किसी ने हिम्मत करके कुछ बना लिया तो बन गया, वरना फिर आगे नहीं गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने निशान जीप बनाई थी, आपको पता है 70s में हमने निशान जीप भी बनाई थी। फिर सन 2002 में गाड़ी भी बनाई थी, ठीक, वो एडम लीवर गाड़ी भी बनी थी। अब वो क्योंकि चीजें स्टैंडर्डाइज नहीं थी, पार्ट स्टैंडर्डाइज नहीं थे, सी इवेंचुअली वो फेड आउट हो गई चीजें। तो हमने कोशिशें भी जो लोगों ने की हैं वो फ्रेमवर्क ना होने की वजह से हम लोग कंपीट नहीं कर सके। अब जो जापानीज प्रोडक्ट्स आए या इवन चाइनीज प्रोडक्ट्स भी जो है मार्केट में, वो पहले इंफीरियर थे, वो किसी स्टैंडर्ड पे थे, डॉक्यूमेंटेड थी चीजें, फिर वो इंप्रूव करते 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 उन्होंने मार्केट कैप्चर करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, इस वक्त बेशुमार जापानीज अपना चाइनीज गाड़ियां आ गई मार्केट में, उन्होंने वक्ता डाल दिए बाकियों को भी। तो ये तभी होगा अगर आपके पास फ्रेमवर्क्स होंगे, आपका फोकस प्रोडक्ट्स पे होगा, इंडस्ट्री पे होगा, स्टैंडर्ड्स पे होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन पे होगा। बिकॉज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन भी बड़ी जरूरी है कि आपका एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो नॉलेज है उसकी बेसिस पे आप इकोनॉमी ड्राइव करते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं, फिर लोग उस पर तरफ ज्यादा आते हैं, उनको पता है कि जी हम ये चीज बनाएंगे, प्रोटेक्ट होगी और ये इससे हम फाइनेंशियल बेनिफिट उठा सकते हैं। देखा ना, ये कमर्शियलाइजेशन है ना, कि आप मार्केट में लाके चीज बेच पाते हैं, पैसे कमाते हैं। सारी दुनिया में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज हैं, अमेरिका में
ज्यादातर जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं उनकी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, बल्कि इस बार जो नोबेल प्राइज भी मिला है उनको इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी पे मिला है। वो कहते हैं जी अब वो जमाने चले गए जब आप स्टेटस को रखते थे, चेंज नहीं लाते थे। अब जो अदारे, जो ऑर्गेनाइजेशन इनोवेट करते हैं, चेंजेस लाते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। तो उन्होंने नोबेल प्राइज इस पे दिया इस दफा, इनोवेशन लेड डेवलपमेंट, नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी। ये दिस इज द नेम ऑफ द मेन विजन ऑफ चेंज, कि चेंज आपने किस तरह लाना है। हमारे उल्टा है कि जी अंग्रेज ये करता था, 70 साल पहले ये होता था और 80 साल पहले ये होता था, तो हम वी वांट टू गो बैक नॉट फॉरवर्ड। तो ये चेंज होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हैं तो साइंटिस्ट, लेकिन मेरे ख्याल में जब मैं आपकी तहरीरें पढ़ता हूँ तो आप पाकिस्तान में साइंस जर्नलिज्म कर रहे हैं। आप बड़ी एक अंगेजिंग वे में एक साइंस के इशू को पब्लिक, जो ऑडियंस ग्रास रूट लेवल की है, उस तक एक मैसेज बहुत अच्छे अंदाज में कन्वे करते हैं। इस एक मजमून में आपने अपने उसमें मुनीर नियाज़ी के एक शेर का भी हवाला दिया है कि मैं हमेशा देर कर देता हूँ। तो ये बड़ा ब्लेंड होता है लिटरेचर और साइंस का, तो वाकई हमने देर कर दी है जी। मैं देखें, पॉइंट ये है, पहले मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूं, इंजीनियर हूं। ठीक। साइंसदान जो होता है वो लेबोरेटरी में काम करता है, रिसर्च पेपर लिखता है, वो लेबोरेटरी से बाहर नहीं देखता। जो टेक्नोलॉजिस्ट है वो उस इल्म को लेके बाहर निकलता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इंडस्ट्री तक पहुंचता है। तो मैं मोर ऑफ अ टेक्नोलॉजिस्ट, नंबर एक। नंबर दो बात ये है कि मैंने मुनीर नियाज़ी का इसी जिक्र किया कि शेर व शायरी में तो आप गम और उसका अफसोस करते रहते हैं कि जी मैं देर कर देता हूँ, मनाने नहीं जा गया, बड़ा नुकसान हो गया। शेर व शायरी में तो चीज चलती है। टेक्नोलॉजी में डिले जो है वो दैट्स अ किलर। जो चीज आज बिकती है वो कल नहीं बिकेगी, जिस चीज की आज डिमांड है वो कल की नहीं होगी। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है इस वक्त पाकिस्तान में, लोगों का यही कहना है कि जी 5 साल के बाद सब ऑब्सोलीट हो जाएंगी, क्योंकि अब तो ये सिर्फ 200 किलोमीटर कवर करती है। जब 1000 किलोमीटर वाली आ गई, 200 किलोमीटर वाली कोई नहीं खरीदेगा। एग्जैक्टली। देखो ना, तो अब अगर आप जब 1000 की आजी आप 200 वाली बनाएंगे तो कोई नहीं खरीदेगा। तो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टेक्नोलॉजी। ठीक, इसीलिए बेचारा मुनीर नियाज़ी मेरे दोस्त थे, मैं उनसे मिला भी, मेरी अकीदत है उनके साथ। तो मेरे क्योंकि मामू भी शायर थे और उनके वो कंटेम्प्रेरी थे, दोस्त थे, और तो मैं उनसे मेरी मुलाकात भी कई दफा हुई। तो ये शेर व शायरी में तो ये चीजें चलती हैं, रोना धोना या अफसोस। आपके मामू का नाम क्या था? डॉक्टर सलीम वाहिद सलीम। अच्छा। वो भी प्रोग्रेसिव राइटर और पोइट और शायर थे। तो ये मुनीर नियाज़ी साहब जो है ना, ये इन्होंने कोट लखपत वहाँ टाउनशिप एरिया में घर बनाया था। तो ये कई दफा वहाँ बस स्टॉप पे खड़े होते थे। उस वक्त मैं भी जो काम कर रहा था, तो वो जो हमारा यूनिट था मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज का, वो वहाँ टाउनशिप में था। तो मैं कई दफा इनको फिर गाड़ी में बिठा के ना इनको शहर ले आता था, तो मेरी इसी रास्ते में गपशप भी होती थी। तो बड़े अपनी फील्ड के लिए बहुत बड़ा नाम है, बड़े जायंट है, मगर वो देर के लिए वो रो धो के अपनी कवर कर सकते हैं, मगर टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं कवर कर सकता रो धो के। उसको मार्केट में आना है, उसने पैसे कमाने हैं, और पैसे कमाने इसलिए जरूरी है ताकि वो टेक्नोलॉजी का सर्कल चले। देखे ना, टेक्नोलॉजी जनरेट करती, कंज्यूम नहीं करती। साइंस कंज्यूम करती है, और फिर अगर वो टेक्नोलॉजी तक ना पहुंचे तो जनरेशन नहीं होती। नाज़रीन, बहरहाल जो शेर व शायरी होती है वो रोने धोने के अलावा हालात का भी रिफ्लेक्शन कर रही होती है, और शायद हमें जगाने के लिए भी वो होती है। तो मुनीर नियाज़ी के को भी ट्राइब्यूट, और डॉक्टर साहब आप बिल्कुल जी, मैं तो खुद शायरी में बहुत बिलीव करता हूँ। वो कहते हैं कि वो जो है वो ज़हन का जो इंटेलेक्चुअल होता है, जो वो लॉर्ड होता है ज़हन का, ज़हन खोलता है। मैं उसमें बिल्कुल करता हूँ, मगर एज ए टेक्नोलॉजिस्ट और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एक रियलिटी है, उसको भी हमें लेके आगे जाना है। खुदा हाफिज़।